वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के लिए हाइगन्स वेव थ्योरी। बेटा ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड 3 मेजर क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो तुमको मिलेगा तुम्हारे पेपर में, वेदर यू बिलोंग टू आईएससी और सीबीएसई, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो 3 मेजर क्वेश्चन क्या है उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, हाइगन्स वेव थ्योरी एक्चुअली लाइट के रिस्पेक्ट में ये थ्योरी आई थी जब ये हो रहा था कि लाइट एक कॉर्पसल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट एक क्वांटा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। उसी बीच एक थ्योरी हाइगन्स वेव थ्योरी, मतलब वेव थ्योरी को सपोर्ट करना कि लाइट एक वेव है ऐसा प्रिडिक्ट करना और इसके रिस्पेक्ट में तमाम एप्लीकेशंस और प्रूफ करना, तो दैट इज कॉल्ड वेव थ्योरी एंड द वेरी बेसिक ऑफ दैट वेव थ्योरी इज हाइगन्स वेव थ्योरी। इसमें और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो 3-4 प्रिंसिपल हैं जिनको आपको बताना है। ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट है जिनको आपको बताना है, लेकिन उनको समझेंगे कि आखिर ये है क्या। और उससे भी पहले एक जो मैंने कहा ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है इससे वेव फ्रंट नाम के एक टॉपिक से। इसको पूछेगा कि वेव फ्रंट होता क्या है, ठीक है, और कितने तरह का होता है। ठीक, तो देखिए क्या इसमें आप बताएंगे। वेव फ्रंट पहले तो है क्या, इसको सोचिए भाई। ऐसा है कि ये एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर, और किसी भी स्फेयर के सेंटर से उसके सरफेस की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी रेडियस होती है। और रेडियस किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में ले लूं, इस डायरेक्शन में ले लूं, या ये स्फेयर है तो एक 3D बॉडी है तो XYZ किसी भी प्लेन में ले लूं, ये जो रेडियस है ये हर जगह बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, अब इसी से समझना, मान लिया कि यहां पर आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया कुछ इस तरीके से, ऐसे ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया। अब जैसे ही आपने ये डिस्टरबेंस यहां पे क्रिएट किया, ये पॉइंट सोर्स रहा और इसके चारों तरफ ये डिस्टरबेंस की जो साउंड है, जो ये वेव है, ये चारों तरफ उस पॉइंट सोर्स से बढ़ना शुरू होगी। तो ये रहा हमारा एक डिस्टरबेंस जिसको हम कहेंगे पॉइंट सोर्स, और इस पॉइंट सोर्स से चारों तरफ हमारी वेव बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये स्फीयर था, चारों तरफ स्फीयर इमेजिन करो, कंसेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में चारों तरफ वो साउंड फैलना शुरू होगी, यानी वेव बढ़ना शुरू हो जाएगी। किसी भी समय अगर मैं ये कहूं इस सेंटर से, जो कि पॉइंट सोर्स था, अब इस स्फीयर का वो सेंटर हो जाएगा ना, इस सेंटर से इधर स्फीयर के सरफेस पर ये डिस्टेंस क्या होगी, तो तुम कहोगे यार जैसे कि यहां थी रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर मैं कहूंगा इस तरफ, तुम कहोगे फिर से यार। फिर मैं कहूंगा इस तरफ, तुम कहोगे फिर से यार, यानी ये रेडियस तो बराबर रहेगी। अच्छा, अगर रेडियस बराबर रहेगी तो अब सोचो कि इस पॉइंट सोर्स से जो वेव चली, उस वेव को यहां से यहां तक से पॉइंट ए तक आने में कितना समय लगा, तुमने कहा t। फिर मैंने कहा वो वेव उसी पॉइंट सोर्स से इस पॉइंट यानी कि बी पॉइंट तक आने में अब कितना समय लगाएगी, तो तुम कहोगे जब रेडियस इक्वल है, जब डिस्टेंस इक्वल है और उसी स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब यहां तक पहुंचने में भी t टाइम लगेगी। इसका मतलब वो इस सरफेस के, इस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट्स पर पहुंचने में सेम टाइम लगाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने इस सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये तो मीडियम है, मीडियम के ये जितने पार्टिकल्स हैं जो इस सरफेस के, जो इस स्फीयर के सरफेस पर है, इन सबको एक ही समय में वेव मिली। तो अगर एक ही समय में वेव मिली है तो फिर ये सारे के सारे सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन में कहलाएंगे, फेज ऑफ ऑक्सीलेशन में कहलाएंगे। ठीक है, और जब ये सब सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन में होंगे तो बेटा इसी सरफेस को ही हम कहते हैं वेव फ्रंट।
और ये कहलाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्योंकि एक स्फीयर है। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या बनी? वेव फ्रंट की डेफिनेशन बनी कि ऐसा कोई सरफेस जिसके सरफेस के सारे पार्टिकल्स, ऐसा कोई सरफेस जिसके सरफेस के सारे पार्टिकल्स ये सारे के सारे सेम फेज ऑफ ऑक्सीडेशन में हो, सेम फेज ऑफ ऑक्सीडेशन में हो, ऐसे सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। ऐसे सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। और तुमने एक और बात सीखी कि पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। अगर इसी जगह पे मैं तुमसे ये कहता कि ये देखो ये एक सोर्स है और ये एक लाइन सोर्स होता, लाइन सोर्स, और इससे अगर वेव बढ़ेगी तो कैसे हम वेव फ्रंट ऑब्टेन करेंगे? तो तुम देखो इस तरीके से कुछ ऑब्टेन करेंगे। अगर तुम इस लाइन सरफेस के वेव फ्रंट को देखोगे तो ये ऐसे बढ़ेगा, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में, क्योंकि सिलेंडर का ये जो सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस इसके चारों तरफ, वो इस लाइन सोर्स से सेम डिस्टेंस पर होगा, वो सेम फेज ऑफ ऑक्सीडेशन पे होगा। और अब यही वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये देख रहे हो, ये हल्का सा सिलिंड्रिकल में बनाता जा रहा हूं, ये इस तरीके से, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही वेव फ्रंट आगे बढ़ता चला जाएगा। तो लाइन सोर्स से कैसा वेव फ्रंट तुमको मिलता है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। और पॉइंट सोर्स से कैसा मिलता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, एक और चीज है, मैं तुमसे कहूं कि इस पॉइंट सोर्स से जो वेव है वो कैसे आगे बढ़ रही है, तो तुम कहोगे ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, यानी चारों तरफ ऐसे वेव आगे बढ़ रही है। तो तुमने देखा सरफेस यानी कि वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये जितने हैं सभी तो वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट पर वेव तुम्हारी हमेशा देखो परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? ये तो वेव जो है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाएगी। ऐसे ही इसकी जो वेव होगी वो भी इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रहती है। अब इसी से देखो, मान लो किसी मीडियम में इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है, किसी होमोजीनियस मीडियम में इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है, सारी वेव चल रही है आगे, और मैं तुमसे कहूं कि इसमें वेव फ्रंट कहां होगा, तो तुम इसी बात को उठाओगे, कहोगे वेव के हमेशा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। तो तुम एक ऐसा सरफेस यहां पे इमेजिन करोगे जो प्लेन हो, इस तरीके से, जैसे कि ये वेव फ्रंट कहलाएगा, है ना? ये वेव फ्रंट कहलाएगा। तो इन वेव्स के परपेंडिकुलर ये रहा वेव फ्रंट तुम्हारा। ये इस वेव फ्रंट, इस सरफेस के हर एक पॉइंट, तो इस वेव फ्रंट के अगर सरफेस पे मैं ये इस तरीके से पॉइंट बना दूं, ये पार्टिकल्स हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स सेम फेज ऑफ ऑक्सीडेशन में, इसीलिए इसको वेव फ्रंट कहा जा रहा है। और ये हमेशा वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, ऐसा, इस तरीके से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे वेव इधर बढ़ेगी, वेव फ्रंट हमारा इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। समझिए, ये है हमारे वेव फ्रंट की थ्योरी। अब इसी वेव फ्रंट थ्योरी को लेकर तुमसे अगर वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछेगा तो बता लोगे ना कि वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑन विच every particle at an instant is in same phase of oscillation। सेम फेज ऑफ ऑक्सीडेशन से मिलके बना हुआ सरफेस वेव फ्रंट कहलाता है, किसी वेव के परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखना। पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल बनेगा, लाइन सोर्स से सिलिंड्रिकल बनेगा, और अगर इस तरीके से होमोजेनियस मीडियम में ये पैरेलल लाइंस की तरह वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट अपना निकल के आएगा, ये कहलाएगा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, फिर देखिए
ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम हाइगन्स वेव थ्योरी की। इस वेव फ्रंट टॉपिक का जो पार्ट था, जो तुमने पढ़ा वेव फ्रंट की डेफिनेशन के तौर पे, हाइगन्स वेव थ्योरी उसी से स्टार्ट होती है। तो जब तुमसे क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी, तो तुम पहला उसका स्टेटमेंट यही बता के आओगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। कहोगे कि एक सोर्स, एक पॉइंट सोर्स लाइट का, किसका? लाइट का, लाइट जहां से ओरिजिनेट हो रही है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे किसी साउंड वेव का जो पॉइंट सोर्स है, जो अभी तुमको बना के बताया था, यानी डिस्टरबेंस की तरह। तो ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करता है और इसके चारों तरफ वेव निकलना शुरू होती है इस तरीके से। वैसे ही लाइट भी एक पॉइंट सोर्स से निकलेगी और इस तरीके से चारों तरफ ये फैलेगी। ठीक है, तो और फिर वो पॉइंट्स, मीडियम के वो पार्टिकल्स, वो पॉइंट्स जो कि सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन में हुए, उनको मिला करके जो सरफेस बनेगा यही हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। पहला पार्ट तो तुम ये बताओगे, पहला पॉइंट ही ये बता के आओगे। ठीक है, जो पॉइंट्स सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन में होंगे, जो पार्टिकल्स सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन में होंगे, उनको, उनसे मिलकर बने हुए सरफेस को वेव फ्रंट का बोलोगे। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि अब ये जो वेव आगे बढ़ रही थी और ये जो पार्टिकल्स आपने चुने जिनसे मिलके आपने वेव फ्रंट बनाया, मीडियम के ये पार्टिकल्स वास्तव में न्यू सोर्स ऑफ वेव की तरह बिहेव करते हैं कि जैसे ये खुद ही एक नया डिस्टरबेंस कर रहे हो। अब इसको ऐसे सीखो, जैसे क्या है कि यहां पर हमने एक साउंड प्रोड्यूस की, ये साउंड प्रोड्यूस की हमने यहां पे, ये सोर्स रहा। अब ये साउंड आगे बढ़ रही है, तो आगे ये कैसे बढ़ेगी? ये डिस्टरबेंस जो यहाँ क्रिएट हुआ, ये अपने बगल वाले पार्टिकल को पुश करेगा और ये डिस्टर्ब होगा, तो ये डिस्टर्ब हो गया। फिर ये अपने बगल वाले पार्टिकल को पुश करेगा, वो डिस्टर्ब होगा। इस तरीके से वेव जो है वो ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो यहां डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, लेकिन फिर मीडियम के ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये खुद एक सोर्स हो। जब डिस्टरबेंस से ही वेव क्रिएट होनी है तो ये भी तो एक नए सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, डिस्टरबेंस ही तो क्रिएट कर रहे हैं। वही चीज लाइट के साथ भी है। लाइट जब आगे बढ़ेगी तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये न्यू सोर्स ऑफ वेव हो। जैसे ये तुम्हारा सोर्स था, उससे इस तरीके से वेव आगे बढ़ रही थी, वैसे ही ये पार्टिकल्स भी न्यू सोर्स ऑफ वेव इस तरीके से, ये देखो, ये अपनी अपनी वेव क्रिएट करना शुरू कर देंगे इस तरीके से। अब ये कहलाते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोले जाएंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये चीज है, सेकेंड पॉइंट इसी को बताता है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिहेव एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेव एंड कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये चीज है, यही स्टेटमेंट है। ये दूसरा स्टेटमेंट बता के आओगे हाइगन्स वेव थ्योरी का। तीसरा स्टेटमेंट बताओगे कि अब जो ये न्यू सोर्स ऑफ वेव्स है, इनसे जो वेव क्रिएट हो रही है, वो वेव, ये जैसे मैंने ये छोटे छोटे स्फेयर्स बनाए, ये जो वेव क्रिएट होती है, ये वेव की जो स्पीड है, ये ओरिजिनल वाले, ये जो ओरिजिनल वाला जो जा रहा था, इसकी स्पीड के ठीक इक्वल होती है। मतलब v इज इक्वल टू v डैश, ऐसे समझो, स्पीड दोनों की इक्वल है। तो तीसरे पॉइंट में यही बता के आओगे कि जो ओरिजिनल वाले की स्पीड है वही सेकेंडरी वाले की स्पीड है। अगर मैं इसको ओरिजिनल और सेकेंडरी से दिखाऊं, ओरिजिनल और सेकेंडरी से, तो दोनों की स्पीड सेम है। मतलब ये हुआ कि जितने समय में इस सेकेंडरी वेवलेट को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, उतना ही समय ये जो मेन वाला था ये भी यहां तक पहुंच गया, उतने ही समय में। तो कुछ
नुसेंस नहीं हुआ, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टरबेंस नहीं हुआ कि उसने हमारी पूरी वेव को ही बेकार कर दिया और डिस्टॉर्ट कर दिया, कोई डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं हुआ, आराम से सब एक साथ चल रहा है। ठीक है, ये है तीसरा पॉइंट। इसी तरह से चौथा पॉइंट बोलोगे कि अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर तुम इनका ये एनवलप देखो, ये इस तरीके से, तो ये जो एनवलप है बेटा चारों तरफ, ये तुम्हें एक नया वेव फ्रंट दे देगा। किसका? ओरिजिनल वाले का। तो देखो जब तुम इसको एनवलप करते हुए जाओगे तो देखो एक नया स्फीयर बन गया। ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला था वेव फ्रंट, और ये देखो ये नेक्स्ट वाला बन गया। तो ये जो एनवलप है ये वही ओरिजिनल वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट दे देता है। ओरिजिनल वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट दे देता है। किसका एनवलप? सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एनवलप है। बस यही चार बातें आप बता के आइएगा, इसी को हाइगन्स वेव थ्योरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात? ये चीज है, बस ये चार स्टेटमेंट तुमको बता के आने हैं। ठीक, नेक्स्ट मेजर डेरिवेशन आता है इसी हाइगन्स वेव थ्योरी पे बेस्ड, उसके बारे में सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि आप हाइगन्स वेव थ्योरी का यूज करके रिफ्लेक्शन प्रूफ करिए या रिफ्रैक्शन प्रूफ करिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करना होगा आपको, वही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आप 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन वेव थ्योरी से प्रूफ करना है आपको। अब ये देखिए ये क्या है, पहले बात थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन ये है कि किसी एक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर कोई एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है, और फिर उसी मीडियम में ठीक उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वापस चली जाती है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यही हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ था। ठीक है, अब इसी को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ये रहा अपना एक सरफेस, एक इंटरफेस रहा। ठीक है, कोई एक नॉन ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है यहाँ पर, और अब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन एक मिनट, हम लोग हाइगन्स वेव थ्योरी में लाइट को कॉर्पसल या रे मानकर नहीं बल्कि वेव मान के चल रहे हैं। तो अब हम उसको वेव की तरह आगे बढ़ाएंगे, और जब वो वेव होगी तो फिर रे नहीं बल्कि वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, और लाइट वेव फ्रंट की तरह आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बढ़ाएंगे मालूम? कि तुमको दोनों तरह से समझना होगा। ये तुम्हारी लाइट आ रही है और ये देखो उसका वेव फ्रंट है। ये मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट बनाया, इस वेव फ्रंट की तरह लाइट आगे बढ़ रही है। ये देखो इस तरीके से वेव जैसे बढ़ती है, वेव फ्रंट की तरीके से ऐसे आगे बढ़ रही है। और अब इसको देखो कैसे तुमको दिखाता है। ये देखो, ये है तुम्हारी वेव फ्रंट। ठीक है, एक वेव, और ये ऐसे आगे बढ़ेगी इस तरीके से, और हमारे सरफेस पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, इस सरफेस पे जब ये इंसिडेंट होगी तो देखो कैसे इंसिडेंट होगी। इस वेव फ्रंट का पहले ये वाला एंड हमारे सरफेस को टच करेगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये दूसरा एंड ये आएगा इस सरफेस को टच करना है। और जब तक ये दूसरा एंड यहाँ इस सरफेस को टच करेगा, हमारा ये पहला वाला एंड यहां से रिफ्लेक्ट हो चुका होगा ऐसे, और फिर ये पूरा वेव फ्रंट ऐसे रिफ्लेक्ट होता हुआ वापस चला जाएगा। तो इमेजिन कर पा रहे हो ना क्या सिस्टम चलेगा यहाँ पे। अब प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से इंसिडेंट होके और रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि माना हमारे में आ रहा है, तो देखो
ये वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट का पहला पार्ट इंसिडेंट हो गया यहां पर ऐसे। तो अब ये वेव फ्रंट ना रहा ना हमारा, तो इस वेव फ्रंट को देखो ऐसे बना रहा। ये जो वेव फ्रंट है अपना ऐसे, इसका पहला एंड यहां पे टच कर चुका है, ठीक है, और दूसरा एंड अभी भी ऊपर है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया। देखो ये ऐसे, ये पहला एंड है ए नाम का और ये दूसरा एंड है बी नाम का। अब पहले एंड ने जब यहां पे टच किया तो मैंने तुरंत नॉर्मल के साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा दिया आई नाम का, ठीक है। और दूसरा एंड, अब ये दूसरा एंड यहां इस सरफेस को ऐसे आके टच करेगा, ठीक है। तो जब ये यहां पे आके टच करेगा तो मैं यहां फिर से एक नॉर्मल बना दूंगा और उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी आई लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये दूसरा एंड यहां तक पहुंचेगा तब तक मेरा पहला वाला एंड रिफ्लेक्ट होके यहां तक पहुंच जाएगा। तो मैं अब इस चीज को बना रहा हूं, मैं अपने पहले वाले एंड को रिफ्लेक्ट करके यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। और क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हुए जा रहा है तो फिर इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा, तो मैंने देखो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बना दिया, ठीक है। और अब ये मेरा पहला वाला एंड रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंच गया, मैं इसको नाम दे देता हूं बी डैश, ठीक। अब ये है मेरा वेव फ्रंट, देखो ये, और अब ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। तो ये है मेरा वेव फ्रंट, ये ऐसा, और अब ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके ये चलता चला जाएगा ऐसे, ये देखो ये चलता चला गया, ठीक है। और इस एंड से भी जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो इसको मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर लिख दूंगा, ठीक है। ये चीज है, समझ में आई आपको बात पूरे वेव फ्रंट वाली। इस तरीके से ये दो एंगल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब यहां पे सिर्फ हमको दो ट्राइंगल्स देखने हैं, उसी से हमारा लॉ प्रूव होगा डायग्राम समझने के बाद। देखो क्या, दो ट्राइंगल लोकेट करो। पहला ट्राइंगल है तुम्हारा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए डैश। तो पहला ट्राइंगल तुम्हारा हो गया ए बी ए डैश, और दूसरा ट्राइंगल तुम्हारा हो गया ए बी डैश ए डैश। बस इन्हीं दो ट्राइंगल से सारा काम होगा। देखिए कैसे, मैंने तुमको अभी बताया कि वेव फ्रंट वेव के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये वेव फ्रंट है और ये देखो वेव थी आ रही थी, तो इसके साथ ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। इधर थोड़ा सा गौर करना, नॉर्मल हमेशा सरफेस के भी तो परपेंडिकुलर होता है, तो यानी यहां से लेके यहां तक का एंगल ये भी 90 डिग्री है। और उसमें से देखो ये पॉइंट के बीच का ये जो एंगल है ये तो तुम्हारा आई था, तो ये बचे वाले को क्यों ना मैं 90 माइनस आई लिख लूं। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल ए बी ए डैश में एक एंगल है 90 डिग्री का, है ना, एक एंगल है 90 माइनस आई का, तो ये तीसरा एंगल कितने का होगा, सीधे लिखो 90 प्लस 90 माइनस आई प्लस ये तीसरा वाला एंगल मान लिया x। तीनों का सम 180 डिग्री होता है किसी ट्राइंगल में। ये 90 से कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, i। इसका मतलब ये जो x है हमारा ये वास्तव में i है। और अब इसी ट्राइंगल में मैं साइन ले लूं, अगर साइन i, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो इस ट्राइंगल में i के ठीक सामने बी ए डैश, ये जो साइड है क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है, अपॉन इसी तरीके से ये नीचे वाली साइड ए ए डैश ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी बेटा। और तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक इक्वेशन बना के बस किनारे रख लेना। फिर उसके बाद अब दूसरा ट्राइंगल इसी तरह से देखेंगे, पहले एक एंगल लोकेट करेंगे, ठीक है, और ये बीच वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब तुम सिर्फ इस ट्राइंगल को गौर करना, ए बी डैश ए डैश को, ये जो ऊपर वाला ये ट्राइंगल बना है इसको गौर करना। और इसमें देखो बेटा ये यहां से लेके यहां तक का एंगल ये आर है, तो क्यों ना मैं इस वाले एंगल को, ये वाले एंगल को 90 माइनस आर लिख लूं,
क्योंकि नॉर्मल इधर भी तो 90 पूरा एंगल बनाएगा, उसमें से ये आर है तो बाकी बचा 90 माइनस आर। इसी तरह से वेव फ्रंट बी डैश ए डैश, जाता हुआ वेव फ्रंट जो था ना बी डैश ए डैश, वो हमेशा वेव के परपेंडिकुलर होगा, तो ये ऊपर वाला एंगल ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर ये जो तीसरा बचा यहां से यहां तक का, ये तीसरा वाला एंगल जब तुम ऐसे ही निकालोगे ना, एक एंगल है 90 माइनस, सॉरी यहाँ पे आई नहीं आर लिखना था, ये आर था ना, तो 90 में आर गया तो 90 माइनस आर, 90 माइनस आर है, दूसरा एंगल 90 है, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल अगर मैं इसको y लिख लूं, तीसरा एंगल तीनों का सम कितना होगा 180, 90 से 180 कटा तो y का वैल्यू कितना आ गया r, इसका मतलब ये y और कुछ नहीं बस कितना है r के बराबर। अब इसमें भी साइन लगाओ, साइन r इज इक्वल टू, साइन r इज इक्वल टू फिर से वही परपेंडिकुलर, तो इसके ठीक सामने की लाइन कौन सी है ए बी डैश, ए बी डैश इस ट्राइंगल की साइड ये परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेन्यूज ए ए डैश, ए ए डैश ये हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया। बस अब तुम्हें करना इतना है, पहले इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन डिवाइड कर देना है, उसको ला के इधर रखो, ए बी डैश अपॉन ए डैश और डिवाइड कर दो, तो देखो ये कॉमन टर्म कट गया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये लिखा है बी ए डैश, ये लिखा है ए बी डैश। और अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, देखो क्या है बी ए डैश, तो बी ए डैश वास्तव में ये है बेटा, ये देखो ये था अपना बी पॉइंट और ये है ए डैश, और ये क्या था वास्तव में, ये हमारे वेव फ्रंट का, ये हमारे वेव फ्रंट का दूसरा एंड था जो यहां तक पहुंचा था, ठीक है, यानी उसने बी से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस कवर की थी, ठीक है, बी से लेकर, ये बी से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस कवर की थी उसने, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, माना v वेलोसिटी से कवर की थी, तो अगर मैं t को ले जाके वहां मल्टीप्लाई कर दूं तो बी ए डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी ए डैश का वैल्यू आ जाएगा vt, ठीक है। फिर देखो नीचे लिखा है ए बी डैश, ए बी डैश क्या है, ए बी डैश, ये वास्तव में क्या था, ये ए बी डैश और कुछ नहीं था, ये पहला वाला एंड जो हमारा रिफ्लेक्ट होके यहां तक गया था, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां तक गया था, ये उसका, ये उसकी डिस्टेंस है जितनी उसने चली, मतलब ए से लेके बी डैश तक की, ए से लेके बी डैश तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पहले एंड ने चली थी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वी। अब मुझको ये बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि नहीं, जितने टाइम में ये बी से ए डैश तक इंसिडेंट होगा उतने टाइम में ए से लेके बी डैश तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब जितने टाइम में दूसरा एंड बी से ए डैश तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में ए से रिफ्लेक्ट होके बी डैश तक पहुंचेगा पहला एंड, तो दोनों के टाइम तो इक्वल होंगे, इसीलिए मैंने यहां भी टी ही रखा है। और एक ही मीडियम में चल रहा है ना रिफ्लेक्शन, तो एक ही मीडियम में बॉडी की वेलोसिटी भी तो सेम रहेगी, इसीलिए वहां भी रखा है, यहां भी रखा। इस टाइम को दूसरी तरफ अगर भेज दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो वीटी हो जाएगा, है कि नहीं, और जब वीटी हो जाएगा तो ए बी डैश इज इक्वल टू वीटी, मैं यहाँ पे ए बी डैश की जगह फिर से वीटी लिख दूं, तो वीटी कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, साइन आर को दूसरी तरफ भेजो, साइन आई इज इक्वल टू दूसरी तरफ साइन आर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन आर, दोनों तरफ के साइन हटाओ, आई किसके बराबर आ गया आर के। क्या यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसी को तो कहते थे, बस यही है तुम्हारा रिफ्लेक्शन का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी या सिर्फ वेव थ्योरी से, क्योंकि तुमने यहां पे वेव फ्रंट मान के प्रूफ किया है इसको, ठीक है। अब जैसे तुमने रिफ्लेक्शन देखा वैसे ही हाइगेन्स वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन भी देखो। रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा जल्दी से रिकॉल करेंगे, है ना। रिफ्रैक्शन क्या चीज है,
तुमने ये पढ़ा रिफ्रैक्शन के बारे में कि अगर कोई दो मीडियम का इंटरफेस हो, ये पहला मीडियम है, माना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ये दूसरा मीडियम है, माना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और एक रे ऑफ लाइट अगर पहले मीडियम में से आए और इन दोनों के इंटरफेस पे इंसिडेंट हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, तो वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट करती है अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है और तब जाके रिफ्रैक्ट करती है। मतलब द बेंडिंग ऑफ व्हाइट लाइट while traveling from one medium to another is called refraction। और इसका लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ याद करो, क्या था लॉ? कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये n2 अपॉन n1 के इक्वल होता है। ये n2 अपॉन n1 क्या है? वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, या यूं कह लो कांस्टेंट होता है। यही तो पढ़ के आए, यही चीज हम लोग प्रूफ करेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए वेव थ्योरी से। तो ये है अपना एक इंटरफेस, ये पहला मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, और अब वेव मान के इंसिडेंट करा रहे हैं। तो देखो फिर से भाई वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट आया पहले मीडियम में ऐसे इंसिडेंट हुआ और दूसरे मीडियम में चला गया, यही रिफ्रैक्शन है। चेंज क्या होगा वो देखो, चेंज ये होगा कि ये देखो आ रहा है हमारा वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट चला आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे वेव फ्रंट का सबसे पहले पहला एंड वैसे ही सब फॉलो करेंगे, पहला एंड यहाँ पे इंसिडेंट हो गया और उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया I, लेकिन वेव फ्रंट अभी ऐसा है, ये है देखो वेव फ्रंट ए बी, ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का पहला एंड इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंड यहाँ पे इंसिडेंट होगा, लेकिन तब तक पहला वाला एंड दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट कर चुका होगा। देखो कैसे, अगर मान लो ये दूसरा मीडियम ना होता तो फिर लाइट ऐसे चली जाती, बिल्कुल सीधे इस तरीके से, थोड़ा सीधा बनाना, इस तरीके से सीधे चली जाती। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या कहता है? सीधे नहीं जाएगी, बेंड करेगी, ठीक है। तो बेंड होके जब तक तुम्हारा ये B से इस पॉइंट तक दूसरा एंड पहुंचेगा से A डैश पॉइंट तक, तब तक पहला वाला एंड दूसरे वाले मीडियम में अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड कर चुका होगा। देखो यहां से यहां तक पहुंच गया A डैश तक। मैंने सारी लेबलिंग वैसे ही की है यहां जैसी, ताकि तुमको चीजें समझ में आए। अब हमारा पहला एंड यहां तक पहुंच गया है, अब हमारा वेव फ्रंट ये है, ये वेव फ्रंट है। अब फिर दूसरा वाला एंड भी रिफ्रैक्ट होगा, दूसरा वाला एंड रिफ्रैक्ट होगा ऐसे, ये देखो। और अब हमारा जो वेव फ्रंट है वो देखो ऐसे बढ़ते हुए दूसरे मीडियम में चला जाएगा। इसको तुम्हें कॉपी से दिखाऊं अगर मैं, तो ये ऐसे होगा। देखो ये वेव फ्रंट आया, ये देखो रहा ए बी, ये रहा, ये पहला वाला एंड इंसिडेंट हो गया, दूसरा वाला एंड अभी ऊपर है। दूसरा वाला एंड जब तक B से A डैश तक पहुंचेगा तब तक पहला वाला एंड दूसरे मीडियम में A से A डैश तक पहुंच गया, और अब फिर ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है ऐसे, ये जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अब एंगल्स बता दें। देखो दूसरा वाला एंड जब पहुंचा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा ना, I लिख दिया। पहला वाला एंड यहां से रिफ्रैक्ट करके यहां तक पहुंचा तो रिफ्रैक्शन एंगल R लिख दूं, ये हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला एंड देखो ये इधर गया तो इसको भी रिफ्रैक्शन लिख दूं R, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही रिफ्लेक्शन की तरह तुम्हें फिर से सिर्फ दो ट्राइंगल देखने हैं बेटा। एक ट्राइंगल है A डैश, और इसमें एंगल डिटरमाइन कर लेते हैं। देखो कैसे, ये I है यहां से यहां तक, तो ये बचा हुआ 90 माइनस I होगा। ये तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि वेव फ्रंट वेव के 90 डिग्री होता है। तो फिर ये तीसरा एंगल बिल्कुल ऐसे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नहीं कैलकुलेट किया था तीनों एंगल का सम,
तो तीनों एंगल का सम करोगे तो ये वाला एंगल तुम्हारा आई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये देखो दूसरे ट्राइंगल में ट्राइंगल ए डैश ये था, अच्छा इसको बी डैश लिखो, ए बी डैश ए डैश। इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में इस एंगल को देखो, ये यहां से यहां तक आर है तो ये बचा वाला 90 माइनस आर कहलाएगा, और ये वेव फ्रंट अपनी वेव पे 90 डिग्री का होता ही है, तो फिर ये तीसरा ये वाला एंगल क्या आर नहीं होगा? तीनों एंगल का सम करके तुम देखना वो आर के बराबर ही आएगा, रिफ्लेक्शन की तरह। ठीक, अब इन्हीं दोनों ट्राइंगल में फिर से भाई बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाला साइन आई निकालो यहां पे, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है? बी ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए ए डैश। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही सारे इक्वेशन बना रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको दो बार एक ही चीज याद ना करनी पड़े, बस डायग्राम अलग बनाओगे, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट एक ही जैसा लिख के आओगे। ठीक, और 4 लाइन का डेरिवेशन दोनों में है। ठीक, एक याद कर लो, दोनों तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, बस डायग्राम चेंज कर देना। ओके, फिर देखिए, तो ये हो गया एक इक्वेशन। इसी तरह से ट्राइंगल इस वाले में ए बी डैश ए डैश वाले में साइन आर बनाओ, साइन आर बनाओ, तो आर के सामने वाला ये ए बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से ए ए डैश। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और अब पहले में दूसरा वाला डिवाइड कर दो, सेम प्रोसेस, पहले में दूसरा वाला डिवाइड कर दिया, तो साइन आर इज इक्वल टू ए बी डैश अपॉन ए ए डैश। ये दूसरा इक्वेशन ले जाके पहले वाले में डिवाइड कर दिया, ए डैश कट गया, ए डैश बचा तुम्हारा क्या, इधर लिख रहा हूं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। फिर से आ जाओ, ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि आखिर ये डिस्टेंसेस है कितनी। देखो बी ए डैश क्या था? हमारे वेव फ्रंट का दूसरा एंड बी से ए डैश तक चला था, है कि नहीं? यानी डिस्टेंस चला था, तो ये बी से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस, बी से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू v1 नाम की वेलोसिटी से चला था, v1 नाम की वेलोसिटी से चला था, ऐसा हमने माना t टाइम में। ठीक है, तो इसका मतलब t को अगर मैं उधर भेज दूं तो बी ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी ए डैश की वैल्यू आ जाएगी v1t। इसी तरह से ए बी डैश को देखो, ए बी डैश ये है बेटा, ए बी डैश ए से लेके बी डैश। फिर देखो जितने टाइम में दूसरा वाला एंड बी से ए डैश तक पहुंचा था, उतने ही टाइम में पहला वाला एंड ए से बी डैश तक रिफ्रैक्ट हो गया था। टाइम सेम था, गौर किया, टाइम सेम था, मतलब इस ए बी डैश नाम की डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगा वो टी ही लगा, लेकिन v2 वेलोसिटी से चला। देखो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी डिफरेंट कर दी, जबकि रिफ्लेक्शन में मैंने वेलोसिटी सेम रखी थी, vt आया था दोनों का आंसर। क्यों? क्योंकि वो एक ही मीडियम में चल रही थी रे, और एक मीडियम में तो सेम वेलोसिटी से चलेगी, लेकिन यहाँ पे देखो मीडियम बदल गए। ये पहला मीडियम है n1 वाला, उसमें वेलोसिटी है v1, ये दूसरा मीडियम है n2 वाला, इसमें वेलोसिटी है v2। तो ए बी डैश का वैल्यू में t को वहां मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं v2t। अब यहाँ पे पूरा नहीं कटेगा, t कटेगा, v1 अपॉन v2 आ जाएगा। ठीक है, v1 अपॉन v2 आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ चीज कर रहा हूं, देखो क्या है, एक c इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक c इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इन चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। देखो कैसे, इस c अपॉन v2 को मैं अलग लिख रहा हूं c बाई v2 ऐसे, और जबकि इस v1 और नीचे वाले c को, इस v1 और नीचे वाले c को अलग लिखा मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करके। चीज तो वही रही ना। ठीक है, फिर देखना कैसे चेंज होगा। ये जो c अपॉन v2 है इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई। ये जो v1 अपॉन c है, v1 अपॉन c, इसको मैं नीचे भेज रहा हूं, मतलब v1 को इसके भी नीचे भेज रहा हूं, इस तरीके से। यहां पे कोई दिक्कत?
आखिर में अल्टीमेटली उसको आके ऊपर ही तो मल्टीप्लाई होना है। जो चीज डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर वापस ऊपर ही तो आता है। तो मैं उसको इस तरीके से खाली लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे एक वैल्यू यहां पे लिखनी है। देखिए क्या, C/V2 ये फॉर्मूला किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। स्पीड ऑफ लाइट में उस मीडियम में जितनी वेलोसिटी है उस जिससे चल रही है उसको डिवाइड कर दो तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। अगर v1 वेलोसिटी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 हुआ, v2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2 n2 हुआ। बात समझ में आई? इसीलिए कर रहा हूं। C/V2 को मैं n2 लिख सकता हूं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1/C/V1 को मैं n1 लिख सकता हूं। और जब मैं इसको n2/n1 लिखूंगा, n2/n1, तो देखो n2/n1 वास्तव में किसके इक्वल होता है? यहां क्या था? sin i अपॉन sin r, मतलब sin i अपॉन sin r n2/n1 के, या जिसको ये भी लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यही तो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इसी को तो कहते हैं, प्रूव हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा, ठीक है? 3 चीजें तुमने सीखी हैं, ठीक? हाइगेन्स वेव थ्योरी, उसके 4 प्रिंसिपल, वेव फ्रंट की डेफिनेशन वो भी 1 नंबर की आ जाती है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन हर साल रहता है, ठीक है? दोनों को ध्यान से देखो। अगर मैं तुमको दोनों ऐसे कंपैरेटिव दिखाऊं तो ये देखो, इस तरीके से दोनों को, ये तुम्हारे जो दोनों डेरिवेशन है बेटा, इन दोनों ही डेरिवेशन में आप देखिए, है ना? दोनों ही डेरिवेशन में आप देखिए, आपको मिलेगा कि सेम बिल्कुल जो है लेवलिंग सेम की है मैंने, और दोनों के डेरिवेशन भी सेम है। 2 ट्राइंगल है, यहां भी 2 ट्राइंगल है, वहां भी 2 इक्वेशन बनानी है sin i और sin r की, दोनों एक जैसे हैं, sin i और sin r दोनों की इक्वेशन सेम है, और फिर दोनों को कर देना है डिवाइड। बस रिफ्लेक्शन वाले में दोनों में vt लिख के कैंसिल आउट हो जाएगा, i r के इक्वल आ जाएगा। रिफ्रैक्शन में vt नहीं आएगा, v1t और v2t आएगा। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला केस आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर बताया होगा इस रेशियो को, वही स्नेल्स लॉ होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आई बात? ये चीज, ठीक है? दोनों में से कोई एक याद कर लो, डायग्राम में समझ जाओ तो एक ही डेरिवेशन लिख के आओगे, वो दोनों ही केस में पॉसिबल हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज है बस रिफ्रैक्शन वाला, है ना? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो तैयार कर लीजिए इसको। थैंक यू।